वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो पीटीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिनका रिजल्ट घोषित हो चुका है और अच्छे परसेंटेज उनके बने हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, वो पीटीटी की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके लिए पीटीटी द्वारा जो गोविंद गुरु जैन जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की तरफ से, जिसने इस साल पीटीटी का आयोजन करवाया था, उसकी तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम जारी किया गया है। किस किस तारीख को क्या क्या प्रोग्राम होगा वो सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ पीटीटी अधिसूचना रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग प्रोसेस 2023 है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी अधिसूचना है वो आपके सामने आ जाएगी। और जिसमें लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया है, उसका पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो, उसका परिणाम, जैसे पीटीटी का परिणाम 22/6/2023 को जारी कर दिया गया था, जिसकी अधिकृत वेबसाइट www.pttu यानी GGTU यानी गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी.com पर जारी किया गया है। और परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की जो भी श्रेणी है उसका भी अंकन किया गया है और अभ्यर्थी जांच लें कि उसके डाटा और तथ्य सही है अथवा नहीं। जो भी मार्क लिस्ट में जो डिटेल्स है वो एक बार जरूर चेक कर ले। मैं आपको बता दूं मार्क लिस्ट कैसे होगी। जैसे यहाँ आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, और इसके बाद में यहाँ आपकी रोल नंबर होंगे, नाम होगा, फादर का नाम होगा, जेंडर होगा, मेल फीमेल, कैटेगरी आपकी जो भी होगी, क्वालिफाइंग एग्जाम, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स के बाद में यहाँ काउंसलिंग ID जो है वो यहाँ दी हुई है। ये जैसे 6-7 अंकों की ID है, 7 अंक है, तो वो ID आप जरूर नोट कर लें, आपके पास में होनी चाहिए। जब भी आप ये काउंसलिंग में भाग लेंगे तो ये ID आप जरूर अपने पास रखें, ताकि आपको दोबारा इसको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़े, या आप जो भी मार्क लिस्ट है उसकी प्रिंट निकाल कर रख लें। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ जो काउंसलिंग का प्रोग्राम होगा उसमें सबसे पहले आपको पीटीटी 2023 में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के रिजल्ट जारी किया गया। यानी अभी जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें सिर्फ मार्क्स से कट ऑफ किसी की नहीं है, किस कैटेगरी का सिलेक्शन होगा, किस नंबर तक सिलेक्शन होगा, अभी वो क्लियर नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें काउंसलिंग करवाना चाहे, आगे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसको पंजीकरण शुल्क देकर के काउंसलिंग में भाग ले सकता है। और जिसके लिए पंजीकरण शुल्क है 5,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है या कम मार्क्स है और आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको वो राशि है कुछ काट करके वापस जमा रिफंड हो जाएगी। उसका प्रोसेस भी क्या होगा वो भी बता दूंगा, कितनी राशि आपकी काटी जाएगी और कितनी वापस मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो सबसे पहले तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण के बाद ही आगे का जो ऑप्शन है वो काम करेगा। तो 5,000 रुपये का शुल्क जमा करा करके आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके बाद में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उसके द्वारा चयनित विकल्पों को प्राथमिकता से ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की संकाय, श्रेणी, उप श्रेणी और परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों के पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन होगा। यानी आपको जो भी कॉलेज आवंटन होगा उसमें कई चीज़ें मायने रखेगी, जिसमें आपकी फैकल्टी क्या है, यानी संकाय क्या है, BA BEd है या BSc BEd है या BEd है, अलग अलग जो भी विषय है उसकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी। आपकी श्रेणी क्या है, सामान्य है, EWS है, ST SC OBC है, महिला है, महिला में भी अगर विधवा, परित्यक्ता या अन्य कोई श्रेणी है तो श्रेणी वाइज कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगी, जिसमें उप श्रेणी शामिल है। और प्राप्तांक आपके किसके कितने हैं, सबसे बड़ी बात वो कि अगर आपके अच्छे प्राप्तांक है, अच्छे मार्क्स है, तो आपको अपनी चॉइस है वो कॉलेज मिल जाएगा, और नहीं तो फिर आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा। अब चॉइस भरते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो जैसे जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप महाविद्यालय का चयन करें, नहीं जो भी BEd कॉलेज, STC BEd या BSc BEd कॉलेज का अगर चयन करें उस समय विकल्प है वो आप अधिकतम भरें। अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी भी हालत में सिलेक्शन हो तो अधिकतम विकल्प भरें। इसमें विकल्प के रूप में जो भी जो ऑप्शंस हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, यानी जितने भी कॉलेज खुलेंगे वो सारे के सारे आप भर सकते हैं। उसकी पूरी लिस्ट भी अगर इस साइट पे होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं होगी तो बहुत जल्दी इस पे अपलोड हो जाएगी कि कौन कौन से BEd कॉलेज है, कौन जहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। यानी जैसे BSc BEd का अगर आप काउंसलिंग करवाएं तो BSc BEd जिस भी महाविद्यालय है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है, और अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी जो भी कार्यक्रम है वो टाइम शेड्यूल के अनुसार रहेगा, तो आपको समय का ध्यान रखना है और उसी समय के दौरान आपको अपनी काउंसलिंग करवा लेनी है। अब इसमें काउंसलिंग का जो पूरा प्रोग्राम शेड्यूल क्या होगा, तो जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये ऑनलाइन आप ई-मित्र के माध्यम से, या आपके पास में नेट बैंकिंग या कंप्यूटर वगैरह की सुविधा तो आप खुद भी इसको भर सकते हैं। और जिसका जो दिनांक है 25/6/2023 यानी ये कल से शुरू हो चुका है, और 5/7/2023 यानी 5 जुलाई तक आप 5,000 रुपये का और शुल्क जमा करा के आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी ये शुल्क जमा कराने की तारीख है। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना,
यानी 5,000 रुपये का अगर आप शुल्क जमा कराएंगे उसके पश्चात ही आप ऑनलाइन विकल्प भर पाएंगे। और विकल्प भरने का जो चयन है वो 1/7/2023 से शुरू होगा और उससे पहले यानी 1 तारीख से पहले आपको जो भी कॉलेज है, BSc BEd के कौन से कॉलेज हैं, BEd के कौन से हैं या BA BEd के कौन से कॉलेज हैं इंटीग्रेटेड के, वो सारी लिस्ट आपको वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी। आप उस लिस्ट में से पहले कॉलेज की लिस्ट चेक कर लें, आप किस किस कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी प्राथमिकता तय कर लें ताकि आपको ऑनलाइन विकल्प भरने में सुविधा हो। तो ये 1 तारीख से शुरू होगा, तब तक सारा डिटेल्स है वो साइट पे आ जाएगा। इसके बाद प्रथम काउंसलिंग के बाद में जो महाविद्यालय आवंटन की सूचना है वो 11/7/2023 को जारी की जाएगी। यानी कि जो ऑनलाइन विकल्प भरने का जो प्रोसेस है वो एक साथ यानी 1 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक होगा और 2-3 दिन के बाद में 11 जुलाई को पहली जो लिस्ट आउट होगी कि जिसमें कौन कौन सा आवंटन किस किस अभ्यर्थी को कौन सा कॉलेज आवंटन हुआ है। एक बार आपको कॉलेज आवंटन हो जाए उसके बाद में जो शेष राशि है शुल्क की 22,000 रुपये, वो भी आपको ई-मित्र से, बैंक से या ऑनलाइन बैंक से किसी भी तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट उसका जमा कराना है और ये काम आपको 11/7 से 15/7 तक करना है। इसके बाद में प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित विद्यालय में रिपोर्टिंग करना, यानी फीस जमा कराने के बाद में पहली काउंसलिंग में आपका नाम आ गया, उसने आपने फिर 22,000 की फीस जमा करा दी। उसके बाद में आपको जो संबंधित जहाँ भी आपको कॉलेज आवंटन होता है वहाँ आपको 11/7/2023 से लेकर के 17/7/2023 तक अपना रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद में रिपोर्टिंग एक बार करने के बाद में अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि आप उससे अच्छी चॉइस वाला कॉलेज भरें तो आप इसके लिए ऑप्शन होता है अपवर्ड मूवमेंट। अब जो नए स्टूडेंट है उनको पता नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जैसे मान लो आपने चॉइस भरी थी, उसमें आपको 10 नंबर का कॉलेज आपकी चॉइस थी, वो कॉलेज आपको मिल गया और आप चाहते हैं कि 10 नंबर से ऊपर वाला कॉलेज, 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर वाला अगर कोई कॉलेज मिले तो अच्छा रहेगा, तो आप अपवर्ड मूवमेंट में अप्लाई कर सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। और अगर आपको 10 नंबर का आपको कॉलेज आवंटन हुआ है और उससे ऊपर वाले कॉलेज 9 नंबर, 8 नंबर में जो भी आपने चॉइस भरी थी उसमें अगर कोई सीट वैकेंट रहेगी, किसी को कॉलेज अलॉट किया और किसने शुल्क जमा नहीं कराया और वो सीट वैकेंट रह गई, तो आपका अपवर्ड मूवमेंट में 7वें 8वें नंबर की चॉइस में आपका नाम आ सकता है। तो फिर आपको वहाँ से जहाँ आपने पहली बार रिपोर्टिंग करवाई थी वहाँ से डॉक्यूमेंट ले जा करके आपको जो भी नया आवंटन होगा, अपवर्ड मूवमेंट की जो सूचना है वो आपको 24/7 तक होगी। तो उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट में वहाँ जा कर के जो नया आपको आवंटित होगा महाविद्यालय, वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और अपवर्ड मूवमेंट की सूचना 24 तारीख को आपको मिल जाएगी। और अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट में नाम आता है तो आपको 25/7 से लेकर के 30/7 तक अपनी रिपोर्टिंग वहाँ करनी है। अपवर्ड मूवमेंट में आपको दोबारा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या फीस वगैरह जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो था। अब जैसे प्रथम काउंसलिंग की रिपोर्टिंग 11 से 17 तक थी और अपवर्ड मूवमेंट है तो 13 तारीख से लेकर के आप 18 तारीख तक ऑप्शन है वो दे सकते हैं और 24 को अपवर्ड मूवमेंट की रिपोर्टिंग मतलब जो रिजल्ट आ जाएगा कि अपवर्ड मूवमेंट आपका होता है या नहीं होता है। उसके बाद में जैसे रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन ई-मित्र या शेष जो भी शुल्क है वो भी वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में ICICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एवं ई-मित्र के माध्यम से करा सकते हैं। यानी आपके पास में अगर नेट बैंकिंग है तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट से जो शुल्क है वो जमा करा सकते हैं। और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रथम चरण में अभ्यर्थी को जो अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आईडी का प्रयोग करना है। काउंसलिंग आईडी मैंने बता दी, जो 7 अंकों की काउंसलिंग आईडी जो आपके रिजल्ट के आगे जो होगी यहाँ अंकों में, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं ये अंक है, उसके बाद में यहाँ जो है ये काउंसलिंग आईडी है, वो आपको ध्यान रखना है। वो काउंसलिंग आईडी का उपयोग करते हुए आपको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना पड़ेगा। और काउंसलिंग में भाग लेने से पूर्व PTT अभ्यर्थी 2023 में अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है जिसमें जनरल है, ST SC OBC SBC MBC EWS या जो भी कैटेगरी है, या सब कैटेगरी अगर कोई महिला में डाइवोर्स है, फिजिकली हैंडीकैप है या कोई डिफेंस पर्सनल वगैरह है, तो उनको अपने डॉक्यूमेंट की जाँच कर लें और अपने पास में मूल दस्तावेज है वो उपलब्ध होना जरूरी है ताकि आपको काउंसलिंग के समय कोई समस्या नहीं आए। जाति प्रमाण पत्र वैध और निर्धारित अवधि का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में वैसे ST SC का जो प्रमाण पत्र है वो लाइफ टाइम होता है, लेकिन OBC का प्रमाण पत्र है वो नॉन क्रीमी और EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए होता है। और अगर उसको आप दोबारा अगर अपडेट नहीं करवा पाते हैं तो अगर उसी दायरे में रहते हैं तो आप 2 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से 3 साल तक वो प्रमाण पत्र काम में आ सकता है। तो वो आप जरूर देख लें कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वैध तारीख के और निर्धारित अवधि के हो। उसके बाद में महाविद्यालय चयन हेतु PTT 2023 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालय की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें। यानी महाविद्यालय पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैं आपको बता दूंगा लिस्ट उपलब्ध होती नहीं है तो, लेकिन 1 तारीख से काउंसलिंग जो भी डॉक्यूमेंट महाविद्यालय की जो भी ऑनलाइन फिलिंग होगी, कॉलेज चॉइस भरी जाएगी, उससे पहले ये लिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अच्छी तरह से आप जो भी अपने पहले रफ काम कर लें कि कौन कौन सी चॉइस आपको पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है। उसके बाद ही सारे जो भी कॉलेज है अधिक से अधिक कॉलेज का चयन करके आपको लॉक करना है
और लॉक करने में आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि लॉक करने के बाद में आपको दोबारा विकल्प नहीं मिलेगा। तो जो भी लॉक करें, इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि किसी भी हालत में मेरा चयन हो तो आप ऑल राजस्थान सेलेक्ट करें, लेकिन ऑल राजस्थान सबसे बाद में करें। सारे जो भी कॉलेज की आपकी चॉइस एक बार पूरी हो जाए, उसके बाद में आप चाहते हैं कि मुझे इन कॉलेज में भी नहीं मिले तो कहीं भी राजस्थान में मैं जाने के लिए तैयार हूँ, उस स्थिति में आप ऑल राजस्थान का चयन है वो करें। और मान लो आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है, आपके परसेंटेज या मार्क्स कम है और आपको आवंटित नहीं होता है, तो 5,000 में से 200 रुपये काट करके 4800 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज आवंटित हो जाता है और उसके बाद में आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो जो शुल्क है उसमें से आपको 600 रुपये काट करके 4400 रुपये आपको रिफंड होंगे, 4,400 रुपये होंगे। यानी 600 रुपये आपके अगर कॉलेज आवंटन होता तो, आवंटन नहीं होता है तो आपको 200 रुपये काट करके 4800 रुपये दे दिए जाएंगे। और इसके बाद में जो भी रिफंड होगा वो अभ्यर्थी के बैंक खाते में होगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें उस समय आपकी जो बैंक डिटेल्स वगैरह वो अच्छी तरह से दें। विशेषकर कई लोग गलती करते हैं, पिछले कुछ जो सालों में देखने में आया है कि जो पीटीटी में या जो बीएसटीसी डीएलएड का जो है रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग में जो भाग लेते हैं, वो बैंक डिटेल्स में विशेषकर आईएफएससी कोड गलत भरते हैं, तो उनको बाद में रिफंड में कई तरह की समस्या आती है। तो कोशिश करें कि बैंक डिटेल आपकी खुद की भरें, आईएफएससी कोड और जो भी है वो सावधानीपूर्वक भरें, नाम वगैरह अकाउंट नंबर वगैरह वो ध्यान से भरें। और काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उसके मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। तो मोबाइल नंबर आप अपना खुद का जब भी काउंसलिंग करें खुद का नंबर दें, ई मित्र वाले का नंबर नहीं दें, क्योंकि ताकि जो भी आपको सूचना मिलेगी वो आपके मोबाइल पर आएगी। और उसके बाद में ऑनलाइन जो स्टूडेंट लॉगिन वाला जो पेज होगा वो आपके ओपन हो जाएगा। एक बार आपकी जैसे महाविद्यालय आवंटन की सूचना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, उसके बाद में स्टूडेंट लॉगिन में जाकर के आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ेंगे, और उसके बाद में 22,000 रुपये की जो शुल्क है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। और वो सारा होने के बाद में आपको निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में जो भी महाविद्यालय आपको अलॉट होगा वहाँ जाकर के आपके जो मूल दस्तावेज और आपने जो अपलोड किए हैं उन दोनों का वेरिफिकेशन होगा। आपको वहाँ पर्सनली जाना पड़ेगा और वहाँ एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा। उस महाविद्यालय द्वारा कंफर्म होने के बाद में आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। और महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट रख लें और वो प्रिंट आप अपने पास रख लें। इस तरीके से ये प्रोसेस है। अब इसमें अपवर्ड मूवमेंट का भी दिया हुआ है। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है वो मैंने पहले बता दिया। तो अभ्यर्थी द्वारा चयन के महाविद्यालय में जो से 22,000 का फीस आपने जमा करा दी और उसके बाद में आप चाहते हैं कि वेरिफिकेशन आपने कॉलेज में करवा दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए, जो भी आपने अपलोड किए थे उनका मूल दस्तावेज से मिलान करवा लिया, उसके बाद ये आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करेंगे। और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात अगर नया विद्यालय आवंटित आपको महाविद्यालय नहीं होता है तो आपको पूर्व जो आवंटित महाविद्यालय है वही आपके रहेगा। और अगर मान लो रिफंड वगैरह फीस भी नहीं होगी, लेकिन अगर अपवर्ड मूवमेंट में आपको नया महाविद्यालय आवंटित हो जाता है, जैसे आपको 10वीं चॉइस का महाविद्यालय मिला है और अपवर्ड मूवमेंट में आपको 9वीं चॉइस या 8वीं चॉइस जो आपने भरी थी वहाँ का अगर महाविद्यालय आवंटित हो जाता है तो आपको नई फीस या डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जो भी नया जो विद्यालय होगा वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी ऑनलाइन आपने काउंसलिंग वगैरह की है, वेरिफिकेशन वगैरह किया है, वो सारे रिकॉर्ड लेकर के आप उस नए जो आवंटित प्रेस जो कॉलेज है वहाँ जा करके आपको सूचना देनी है। फीस वगैरह आपको कुछ नहीं देनी है। और महाविद्यालय आवंटन की जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, यानी आप क्या चॉइस भरते हैं, कितनी सीटें उपलब्ध है, आपकी क्या संकाय है, आपके क्या विषय है, आपकी क्या कैटेगरी है, और सबसे बड़ी बात कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके अनुसार आपको कॉलेज आवंटन होगा। और एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में किसी तरह का संशोधन है वो संभव नहीं होगा। तो जो भी कैटेगरी वगैरह है वो आप अच्छी तरह से भरें। इसके बाद में सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जांच लेके उनके द्वारा जो भी आवेदन पत्र दर्शाए गए हैं सभी तथ्य सही है और उनके पास में जो भी कैटेगरी है उनके जो कैटेगरी वाइज आपके पास सर्टिफिकेट जो हो। और सबसे बड़ी बात की अर्हता परीक्षा में, यानी जैसे अगर मान लो 4 साल की है तो उसमें 12वीं में, और अगर 2 साल की बीएड है तो उसमें ग्रेजुएशन में आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% होने अनिवार्य है। और एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी या जो वीडियो वगैरह है उनके लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और बाकी जो भी कैटेगरी उनके लिए 45% अर्हकारी परीक्षा का अमल हो गया, अर्हता परीक्षा का अमल हो गया कि अगर मान लो 4 साल की पीटीटी का फॉर्म भरे तो 12वीं में आपके कम से कम जनरल ईडब्ल्यूएस के 50 और अन्य के लिए 45। और इसी तरह से अगर आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 45% होना जरूरी है इस कैटेगरी के लिए, नहीं तो आपके जो भी है वो सारा कोई काम नहीं आएगा। तो आप काउंसलिंग करवाने से पहले ये जरूर देख लें। इसके अलावा जो संबंधित दस्तावेज है वो आपके पास पूर्ण होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार की अगर भिन्नता है तो आपका प्रवेश निरस्त माना जाएगा और आपका प्रवेश शुल्क है वो भी वापस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये गलत जानकारी देने के कारण आप खुद दोषी होंगे। और बीएड पाठ्यक्रम के लिए समय समय पर जो भी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या एनसीटी के द्वारा जो भी आदेश वगैरह जारी होंगे वो लागू होंगे।
और दस्तावेज की सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। तो जब भी आपको कॉलेज आवंटन हो, आपको महाविद्यालय में जाकर के अपने दस्तावेज है वो काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास में ऑनलाइन जो मैसेज भी आ जाएगा। इसके अलावा लगभग जो महाविद्यालय वाले भी फ़ोन कर देते हैं कि आपको ये कॉलेज आवंटन हुआ है और इस तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। और जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा और अगली लिस्ट है वो वेटिंग लिस्ट या जो भी लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट जारी हो जाती है। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब जैसे आप फीस जमा कराएंगे उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ जैसे ये BSc BEd और ये 2 साल की जैसे BEd है या 1 साल की BEd है, जो भी है, अगर आप इसमें अगर आप फीस जमा कराना चाहें तो इसके लिए जैसे यहाँ PTT जो जैना ये इसकी गोविंद गुरु की जो भी साइट है, इसमें 2 तरह के ऑप्शन है। एक 4 साल वाली इंटीग्रेटेड का ऑप्शन है और एक साइड में 2 साल की। अब जैसे ये तो 2 साल की है और ये इंटीग्रेटेड BA BEd या BSc BEd 4 साल वाली। आप किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप जिस में करवाना चाहते हैं वहाँ क्लिक करें। अब जैसे मान लो कोई 12वीं पास स्टूडेंट है और उसका BA BSc या BA BEd में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे ये ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन है, एक तो है रजिस्टर फॉर काउंसलिंग और रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। ये है BA BEd स्टूडेंट और ये है BSc BEd। अगर आपके आर्ट्स में BA है, मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट है और आपके BA BEd में एडमिशन लेना है तो यहाँ क्लिक करना है। और अगर आपके 12वीं में साइंस थी और आप BSc BEd में भाग लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर फॉर काउंसलिंग यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो साइट है ये दूसरी साइट पे आपको ले जाएगा और वहाँ से आपको ये प्रोसेस क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको इसकी जो अगली वेबसाइट पे ले जाएगा, इस पे जहाँ आपको ये आप देखेंगे तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको रोल नंबर है, उसके बाद में आपके काउंसलिंग आईडी है जो मैंने बताई थी मार्क लिस्ट में, नाम फीड करना है स्टूडेंट का, जो भी मदर का नाम फीड करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी है। और ऑनलाइन पेमेंट में आपके पास में ICICI ई-मित्र चालान या ICICI ऑनलाइन बैंक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करके उसके बाद में आपको 5,000 रुपये की जो फीस जमा करानी है, उसके बाद आपको अगले जो प्रोसेस है उसमें भाग लेना है। तो ये पूरी जानकारी थी PTT की काउंसलिंग के संबंध में। इस संबंध में मैंने पिछले साल भी वीडियो पूरा बनाया था, एक स्टूडेंट की काउंसलिंग का जो भी फॉर्म है किस तरीके से भरा था वो भी मैं बताया था। और इस बार भी अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा या कोई मिल गया तो मैं उसका पूरा फॉर्म आपको लाइव भर के वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।